क्या यार हो रहा है ये? बीच में क्या टपक पड़ता है, मुझे समझ में नहीं आती आप। ये डॉट कहाँ है सोनू? सोनू इसमें डॉट? ये लॉगिन क्यों मांगना शुरू कर दिया आज इसने? ये एड्रेस मांग रहा है फंड अकाउंट। बेटा जरा थोड़ी मदद कर दे जल्दी से। क्या ड्रामा है यार ये क्या? ये आ रहा है फिर दोबारा? है? ऐसे? ठीक है यार। क्या साला? न्यू क्रिएट अकाउंट। हर दिन बोल क्रिएट न्यू। 9-5 9-5 है। ये 9-5 था नंबर। 9-5 कर बड़ा 9-0। और फिर कर दिया 9-5 9-0 9-9। 9-0 लग जा रहा है। और पासवर्ड बताओ।
ये है पासवर्ड, ही पता नहीं कौन सा पासवर्ड है। फेसबुक का पासवर्ड है आइस 1976। लॉक कोड कहाँ है? लॉक कोड फोन का है, एक मिनट। सीपी है ये 40 की। नहीं ये नहीं, कौन सा है? ये नहीं है, ये तो मेरा फोन ये है नहीं दूसरा कोड। डू नॉट रिसीव कोड था, क्लिक करके थी। डू नॉट रिसीव कोड कब आया? क्या है? ड्रामा। आपको अच्छे से मानता है। आज कितनी तारीख है?
नमस्कार सभी को। आज फ्राइडे है और आपके बीच फ्राइडे का हमारा सेशन होता है आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट फाउंडेशन की तरफ से। आज मैं आपको जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर की हम व्याख्या करके चले आए हैं और उसी के साथ उसकी जो ब्लड प्रेशर की चिकित्सा सिद्धांत है हाई ब्लड प्रेशर के, आयुर्वेद में 3 तरह से उनका वर्णन आया है। 3 वर्णों को लेकर आचार्यों ने उसमें पूरा वर्णन कर दिया है और हमको ये सोचने की अब आवश्यकता नहीं है कि आचार्यों ने जो 3 शब्दों का शिरा सैथल, शिरापौध, धमनी काठन एंड सिरापूर, इन तीनों को लेकर जो है बहुत बड़ी व्याख्या है, उसकी व्याख्या मैंने आपको समझा दी है। ब्लड हेमरेज से लेके और धमनी काठन्य तक, सिरा सैथल से लेके और सिरा पूर्ण तक अलग अलग ड्रग चॉइस होती है। वो अलग अलग ड्रग चॉइस में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है एक जैसा है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसकी कोई अपनी तर्ज है, उस तर्ज पे ही आपको जो है चलना है, लेकिन चॉइस ऑफ ड्रग अलग अलग हो जाती है। वो चॉइस ऑफ ड्रग मैंने बता दिए थे आपको और बताना हम, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई दी है। पहला है विरेचन, कि हम विरेचन कराना, उपवास कराना है, औषधि प्रयोग कराना है और रक्तमोक्षण कराना है। इनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग उससे हम विरेचन देंगे। अलग अलग जो हमारे अलाबू, सिराभेद और श्रम, इन तीनों तरह से अलग अलग सिराभेद करना है डोज के हिसाब से। अब ये नहीं कि हर ब्लड प्रेशर में एक जैसा आप सिराभेद कर लें, या हर ब्लड प्रेशर के अंदर एक जैसा आपको विरेचन द्रव्य चूज कर लें, या हर किसी में जो है वो एक जैसी औषधि का प्रयोग कर लें, या तुक्का मार औषधि का प्रयोग कर लें। ये सब ठीक नहीं, क्योंकि जब तक आपको क्लियर ये हो जाए, अपनी डायग्नोसिस आप क्लियर कर लें कि मेरे लिए जो डायग्नोसिस बनी है वो डायग्नोसिस मेरी ठीक है या नहीं है। अगर किसी दोस्त के कारण दुंदज में है तो आपको भी उसका सिद्धांत पता होना चाहिए कि अगर दुंदज है तो जिस दोस्त के लक्षण हमको दिख रहे हैं उसको देख के चिकित्सा करें, और अनुबंध को देखकर चिकित्सा करें। और तीसरा है कि आप उसके जो अंश अंश कल्पना के अनुसार चिकित्सा करें। कई चीजें एक साथ में आपको लेनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि पित्त और वायु है तो आपने वायु, मान लीजिए पित्त और वायु है, और वायु में और इसमें पित्त वायु में जो है तो पित्त जो है आपके लक्षण उसको दिख रहे हैं और आप वायु को भूल जाए, तो ऐसा नहीं है कि वायु को तो भूलना ही नहीं। या वायु अपने लक्षण दिखा रही तो पित्त को, अगर पित्त लग रहा है आपको और एक आध लक्षण उसका दिख रहा है, या औषधि उपसय और अनुपसय से जब आपको पता चल रहा है कि इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमने वायु की चिकित्सा की तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब कि इसमें जो है वो पित्त का अनुबंध है। जैसे एक औषधि है, अब हमने दी है उसको, फॉर एग्जाम्पल अश्वगंधा। अश्वगंधा कटु होता है, कटु होने के साथ साथ वायु और पित्त दोनों का नाश करता है। पित्त का भी नाश करता है, कफ का भी नाश करता है, लेकिन पित्त को बढ़ाता है और कफ का नाश करता है। और हम अश्वगंधा दे बैठे उसे, और वहां पर पित्त उसके लगा हुआ है, तो वो कफ का नाश तो कर देगा लेकिन पित्त को बढ़ा देगा, वायु को नाश करेगा। आपको पता चल जाएगा कि वायु के कारण ब्लड प्रेशर था, लेकिन फिर बढ़ा क्यों। तब आपको फिर अनुपसे में ये जाना चाहिए कि इसको अश्वगंधा नहीं देना था हमें, अश्वगंधा ने कफ का नाश करके पित्त को बढ़ाया, और वहां पित्त अनुबंध के रूप में था और उसने अपने गुण बढ़ा दी। तब आपको वहां पर अनुपसे प्राप्त होगी, और जब अनुपसे वहां पर प्राप्त होगा तब आप समझ जाएं कि वायु के साथ में पित्त जो है अनुबंध के रूप में है,
वो भले ही अपने गुणों को उस समय प्रदर्शित नहीं कर रहा था, लेकिन औषधि देने के बाद उसने अपने गुणों को प्रदर्शित किया, तब वहां से आप अश्वगंधा हटा देंगे और एक ऐसी औषधि देंगे जो वायु के साथ साथ पित्तनाशक भी है। अब एक सिद्धांत और भी है यहाँ पर कि अगर वायु के साथ साथ पित्त सिद्धांत तक है तो पित्त की चिकित्सा करते हैं तो उसमें भृंगण चिकित्सा बताइए कि अगर पित्त की चिकित्सा करनी है तो भृंगण चिकित्सा करें। तो अगर भृंगण चिकित्सा करेंगे तो कब बढ़ेगा और वायु शांत हो जाएगी। देखिए सिद्धांत वहीं बैठ रहा है जाकर। अगर आप सिद्धांत की तरफ जाएंगे, क्लिनिकल पिक्चर की तरफ जाएंगे और आपके अपने जो बेसिक आयुर्वेद है उसको बिल्कुल एकदम सटीक सब कुछ ठीक है, तो फिर आप मात नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पित्त की चिकित्सा भृंगण द्रव्यों से की जाती है। भृंगण द्रव्य वायु और पित्त दोनों का नाश करते हैं और हमारी जो चिकित्सा है वो वहां पर फलीभूत हो जाएगी और आपको पता तक नहीं चलेगी। तो इस तरह से आपको जो आपने उपसय और अनुपसय को, उपसय और अनुपसय को देखकर भी चिकित्सा करें, अनुबंध और अनुबंधय को देखकर भी चिकित्सा करें और फिर अंश अंश कल्पना के अनुसार चिकित्सा करें। जिस दोष के लक्षण पहले दिख रहे हैं वह दोष की चिकित्सा करें, साथ में अनुपसय भी देखते चले कि इससे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, कोई दोष हमको वास्तविक नहीं पता है, क्योंकि अनुबंध जो होता है वो उसकी जो चिकित्सा हमको बताई है कि आप प्रधान दोष है उसकी चिकित्सा ना करें, लेकिन अनुपसय प्राप्त होने पर उसकी करनी पड़ेगी आपको। और भले ही उसकी ना करें लेकिन उसके सापेक्ष उसके सामने कोई खड़ा ना हो, इसलिए उसमें दोष पिटने की चिकित्सा की जाती है। इसके सापेक्ष में कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसी औषधि हमको देनी। तो इसलिए आपको जो है वो चिकित्सा सबको सोच के, ब्लड प्रेशर की एक जैसी चिकित्सा नहीं होती। आयुर्वेद में तभी कहते हैं या एलोपैथ में या जहाँ भी है वहाँ यही कहते हैं कि ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता है। ऐसा नहीं है ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, होता है, लेकिन आप ये देख लें कि वहाँ पर कौन सा ऐसा दोष है। लंबे समय तक दवाइयाँ चलती हैं क्योंकि पित्त का संसर्ग अगर वायु से होता है और वहाँ पर पित्त से संबंधित अगर जो ब्लड प्रेशर है, अर्थात वहाँ पर पित्त का सरगुण, पित्त का द्रवगुण ये नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़े हुए हैं, तो चिकित्सा थोड़ी सी हमारी कठिन हो जाती है। और अगर ये चारों अवस्थे एक साथ बढ़े हैं तो चिकित्सा कठिन तो होती है, लेकिन वो रक्त पित्त की श्रेणी में जाता है तो फिर वह चिकित्सा वो सरल पड़ जाती है। क्योंकि सरल इसलिए पड़ जाती है क्योंकि सामने पित्त जो है खुलकर चारों लक्षणों को दिखाता है और फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर हम उसके एक एक गुण को शांत करते चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पर उष्ण और तीक्ष्ण गुण सामने आते हैं केवल, तो वहाँ संशय होता है कि कहीं पर ऐसा ना हो कि उसका उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ जाए और पेशेंट को नुकसान हो। तो जहाँ पर उष्णता और तीक्ष्णता है वहाँ आप बिल्कुल एकदम सावधान होकर चिकित्सा करें, और जहाँ पर चारों गुण आपको एक साथ दिख जाए वहाँ पर आप सिंपल रक्तपित्त की भी चिकित्सा कर देंगे तो आपको आराम से पेशेंट को फायदा मिल जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा और आपको यश मिलेगा और आपको अनुपसे नहीं मिलेगा, उससे ही मिलेगा। तो पहला बताया है कि आप उसको विरेचन दें, और विरेचन में भी 3 जो ड्रग हैं वो अलग अलग तरीके से जो हमने छांटे हैं या जो हम यूज करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं और फिर शास्त्रोक्त हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे कोई अनुभूति हो। अनुभूत तो तब होता है ना जब आप इस टाइप हो जाए, अनुभूत कुछ नहीं है आयुर्वेद मेरे हिसाब से। बस केवल हमको ये कह सकते हैं कि हमको ये पता नहीं थी, वरना आयुर्वेद में अनुभूत कुछ नहीं है। आयुर्वेद में तो सब कुछ होती है, सब कुछ जो कुछ है वो संहिताओं के अंदर है, और जो कुछ भी हम बताते हैं या हम कहते हैं कि ये चीज फायदा उसको कर गई तो ये उसके गुणों पर आधारित है। हमने नहीं पढ़ा ये अलग बात है, दूसरे ने पढ़ के उसको दे दिया तो वो अनुभूत नहीं है। ठीक। पहला नंबर त्रिफला। त्रिफला सौम्य विरेचन औषधि, और जो सौम्य विरेचन औषधियाँ होती हैं, तीक्ष्ण कभी भी रक्त पित्त के अंदर कोई भी किसी प्रकार की ना तो बहुत ज्यादा मतलब चाहिए हमको तीक्ष्ण विरेचन औषधि लेनी है और ना ही ऐसी औषधि लेनी है जो शरीर को कष्ट हो, अर्थात रक्त धातु की और ज्यादा दुष्टि हो जाए। हमें सौम्य औषधियों का प्रयोग करना है। एक शब्द याद रखना है कि हमें सौम्य औषधियों का ही प्रयोग करना है। हमको कोई भी निषोध वगैरह इन सब औषधियों से लेना है इनको, लेकिन उस स्थिति में लेना है जब हमारे लिए किसी भी दोष के जो अनुबंध दोष है, अनुबंध का जो अप्रधान दोष है उस अप्रधान को पता है कि ये अप्रधान दोष ये है इसके अंदर, फिर आप अगर कोई भी औषधि अगर चाहे वो तीसरे विरेचन ले लेंगे तब भी आप हारेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ वायु के साथ में या पित्त के साथ में अप्रधान दोष में ये दोष है। तो फिर उसको देख के ही आप सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं दे रहा हूँ इसको तो तोड़ भी मेरे पास है, मैं इसको तोड़ भी दूंगा। लेकिन आपको अगर पता ही नहीं है कि इसके साथ में और कोई दूसरा दोष लगा हुआ है और वो होगा जरूर, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आचार्य ने कहा कि आप इसे सौम्य औषधि का प्रयोग करें। तो उन्होंने 3 औषधियों को फिर एकदम अपनी लाइन पे लिया, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लिया, कलम पे लिया और उसको लिख दिया। अब आप कहेंगे कि ये 3 औषधियां कहाँ लिखेंगे, तो तीनों को जब अलग अलग पढ़ेंगे
तब हमको समझ में आएगा। त्रिफला। नंबर 2 गुलकंद। और नंबर 3 अमलतास। ये जो अमलतास है ये हम दोनों तो जानते ही हैं, गुलकंद हो गया, त्रिफला हो गया। त्रिफला को भी हम दे सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई भी दोष हमको दिख रहा है और जो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें पित्त भी है और कफ भी है, तो अगर दोष का नाश करना है और वायु उसमें सामने रखकर जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है, ये हमको दिख रहा है और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कफ है या पित्त है। कफ भी अपने लक्षणों को दिखा रहा है और पित्त भी अपने लक्षणों को दिखा रहा है। एक चीज सिद्धांत और भी बता देता हूँ, वो आपको सबको पता है। हमारे एबीसी फाउंडेशन के सभी व्यक्तियों को नमस्कार। सब जुड़े हैं और सब जुड़ के मतलब कहना चाहिए इस और जो फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे डॉक्टर मित्र, हमारे वैद्यगढ़, उनको भी नमस्कार। हमारे एबीसी फाउंडेशन जो आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट है उसकी शाम की संभाषा होती है 9927753780। जूम पर हमारा इंटरेक्टिव सेशन होता है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, वो 10 बजे तक। उसमें अगर आप जूम पर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है मेरा 9927753780। इसको आप जो है मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको जूम का लिंक दूंगा, फिर आप सीधे 8:30 बजे जो जूम इंटरेक्टिव सेशन होता है उससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारे देश के बड़े बड़े अच्छे वैद्य हैं और सब लोग मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को हल करते हैं, केस डिस्कशन करते हैं और उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट एंड फाइनल हमारे किसी भी डॉक्टर को कोई भी दिक्कत ना हो। वहाँ पूरा बेसिक बताया जाता है। यहाँ तो सिर्फ केवल मैं एक आपको, हालांकि शॉर्ट नहीं है, ये भी लॉन्ग में ही है, इसमें कुछ मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं। तो इसमें त्रिफला त्रिफला में हम कभी हम यूज तब कर सकते हैं या हम तब करते हैं यूज जब हमको लगता है कि जो हमारा पेशेंट है उसमें तीनों दोष हैं, लेकिन हमको वायु को तो दिख रहा है और पित्त और कफ का दिख ही नहीं रहा है कोई भी लक्षण। और अगर दिख भी रहा है तो वो अगर पेशेंट से हम हिस्ट्री ले रहे हैं तो वो सही तरह से तो उसको बता नहीं पा रहा है या फिर उसको महसूस ही नहीं हो रहा है। कि जैसे हमने पूछा उसको कि आपको चक्कर आते हैं, तो कह रहा ना। हम कहते हैं कि आपको जो है कोई चावल या घी खाने के बाद आपको ब्लड प्रेशर लगता है, बोले ना मेरे को घी खाने के बाद ब्लड प्रेशर होता ही नहीं है। तब वहां पर क्या आपको जो है वो हाथ पैरों में कोई जलन वगैरह होती है, बोले नहीं। बोले एसिडिटी होती है, बोले नहीं। मतलब ना तो पित्त दिखा रहा है और ना ही कफ अपने लक्षणों को दिखा रहा है, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लड प्रेशर हो क्यों रहा है। उस स्थिति में फिर त्रिफला का ही प्रयोग करें। उसके कारण है कि त्रिफला त्रिदोष नाशक है। तो फिर वायु शामक जितने भी ब्लड प्रेशर से संबंधित जो ड्रग है वायु शामक, उनको आप दें और फिर देने के बाद तब आप उपसे अनुपसे को पता चल जाएगा। और जो अनुबंध दोष है, जो अनुबंध दोष है मतलब जो प्रावधान दोष है, फिर उसके लक्षण खुल के सामने आ जाएंगे और फिर हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये दोनों है या एक है। अगर दोनों है तो त्रिफला ठीक है, और अगर एक है तो सामने गुलकंद। गुलकंद जो है वो पित्त पर अपना बढ़िया काम करता है। पित्त शामक ड्रग है और गुलकंद को हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, एक सिद्धांत है और वो सिद्धांत जो है वो आचार्य चरक ने या सुश्रुत ने कहीं ना कहीं अपने जो एक उनकी जो अपनी लेखन सामग्री है, चरक संहिता ये सब है, उनमें कई गुड़ गुड़ भाषाओं में लिख के चले गए। तो एक जगह ये भी है कि वहां पर अगर उसका सही अर्थ निकाला जाए तो हमारे सुश्रुत आचार्यों ने जब रक्त को दोष माना तो उसको अम्लता की जो उन्होंने कहा कि अम्लता ही रक्त का रोग होता है। और जब अम्लता रक्त का रोग होता है तो उन्होंने मान लिया था कि चौथा दोष है। आज हमको वो मानना पड़ रहा है क्योंकि सुश्रुत सही कह के गए थे। बेशक वो ये भी मानते हैं, ये भी माना है उन्होंने कि पित्त के कारण ही रक्त दुष्ट होता है, लेकिन उन्होंने अम्लता को एक उच्चतर स्थान दिया और वो आज बिल्कुल सही बैठ रहा है। चिकित्सा सिद्धांत में आज की जीवन शैली में अगर हम देखें तो अम्लता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जहाँ फैक्टर अम्लता की बात आती है तो वहां पर सबसे पहले हम तो यही देखते हैं कि इसके मूल में अम्ल पित्त तो नहीं है। और 99% जो हमारे ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं उनके मूल में अम्ल पित्त है। चिकित्सा आज के हम अगर जमाने में इस समय करना चाहें, हम करते हैं, तो फिर हमको चिकित्सा अम्ल पित्त के साथ में करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी में ज्यादातर आज की जीवन शैली के अनुसार जो है वो मूल में अम्ल पित्त दिखता है। तीसरा है अमलतास। इसकी तो महिमा ही अलग है और वो उसकी महिमा कैसे अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ।
इसकी महंगा इसीलिए है क्योंकि जब आचार्यों ने चरक संहिता लिखना शुरू करी तो उन्होंने फिर आरब्ध को ही सबसे पहले क्यों लिखा चैप्टर के अंदर, ये सोचने का अपना विषय है। कोई ऐसा मतलब कहना चाहिए आरब्ध जो तुंडली अध्याय दूसरा है, अपमा तुंडली अध्याय फिर आरब्धवादी कथा है। तो ये जो था ये क्यों लिखा है, ये क्या जरूरत थी उसको लिखने की, सबसे पहले आपने वही अध्याय लिख दिया। इसकी बहुत बड़ी अपनी एक लॉजिक है। और चिकित्सा सिद्धांत में जो काय चिकित्सा में इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि शरीर के अंदर जो भी ये भी अब धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा है कि ये भी क्लियर हो रहा है कि जब किसी को कार्सिनोमा होता है तो उसमें अम्लपित्त की संप्राप्ति शुरू शुरू में आखिर आखिर में मिलती है, और वो बहुत दिनों के बाद कन्वर्ट होता है कि वो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा का डेवलप कर रहा है। और आज की स्थिति में हेपेटाइटिस सी एंड बी जितने भी ये रोग हैं ये सब अम्लता से संबंधित है। ये जितने भी क्रोध, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब अम्लता से ही संबंधित है। तो यहाँ पर ये अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो सुश्रुत आचार्य थे वो वास्तव में कहीं ना कहीं सर्जन के हिसाब से चरक साहित्य के काय चिकित्सक होने की भी अपनी मतलब उपलब्धि को हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो हुई तो उन्हें, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो कर गए इस चीज के लिए। और चरक तो मेडिसिन है ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमको कहीं ना कहीं सोचना है कि अमलतास को हमारे आचार्यों ने, और शायद यहाँ तक कि चरक ने भी अपनी चरक संहिता में इसको स्थान दिया है, और वो बहुत बड़ा स्थान दिया है। तो अम्लता रक्त का रोग होता है, तो अगर अम्लता का रक्त का रोग है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन कुछ भी नहीं है। हाइपरटेंशन सिर्फ केवल एक शरीर की अम्लता है, और उसी के कारण है वो होती है जब डायबिटिक पेशेंट होता है। और डायबिटिक पेशेंट में जो बहुत समय तक वो डायबिटीज की दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो खाते रहने से अम्लता शरीर के अंदर डेवलप होती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि डायबिटीज को खाने से एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज मांसपेशियों के अंदर जाके जमा हो जाता है, उसका भंजन नहीं होता है वहां पर, ये जो ड्रग जाते हैं और ये ड्रग जाके वहां पर उसको तोड़ते हैं। और जब नहीं तोड़ पाते हैं तब वहां पर वो क्या करते हैं कि वहां पर उनका फर्मेंटेशन होना शुरू होता है। और ग्लूकोज का किसी मीठी चीज का अगर फर्मेंटेशन होगा तो वो खट्टी हो जाती है। ये हम अपने आप दैनिक लाइफ जीवन में देख सकते हैं कि जब कोई मीठी चीज फर्मेंटेड होती है तो वो खट्टी होती है, और जब वो खट्टी हो जाती है तो फिर अम्ल उत्पन्न होता है। और अम्ल वो उत्पन्न होता है वो हमारा किस रूप में होता है, लैक्टिक एसिड आग में होता है। और वो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता है बाद में, जब हम उसको बॉडी हमारी करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो कहीं पर लैक्टिक एसिड कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो एसिड है, इसलिए अम्लता बढ़ी शरीर के अंदर। तब जो पेशेंट होते हैं वो थकावट है, रक्त रोग में थकावट एक बहुत बड़ी, मद मूर्छा, ये जो बहुत बड़ा एक साइन मिलता है। और संन्यास तो आप जो है ही उसका, रक्त रोग में उसकी गणना कर दी है। लेकिन मद मूर्छा जो है वो हाइपरटेंशन की दो ऐसी स्टेजें हैं जिनमें हम आराम से मरीज को ठीक मतलब कहना चाहिए रक्त मोक्षण करें। यदि मद मूर्छा में ही रक्त मोक्षण करते हैं, शराबेद में भी रक्त मोक्षण करते हैं, लेकिन उसमें स्थान बिल्कुल एकदम अलग हो जाता है। और वो ऐसा नहीं है कि मूर्छा के अंदर आपने एक ही स्थान ले लिया और एक स्थान से आप जब चाहें बटल पेशा से या यहाँ से रक्त जब निकालेंगे तो वो हमारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी। वहां पर एक निर्दिष्ट स्थान है कि आपको अगर मूर्छा है किसी के लिए तो यहीं से ही आप रक्त मोक्षण करें। अन्यथा कोई ऐसी बॉडी के कोई दूसरे अन्य पार्ट से अगर आप मोक्षण करेंगे संन्यास के रूप में तो फिर आपको कोई लाभ नहीं होगा। केवल एक ही जगह वो मैं बताऊंगा आगे, वहां पर आपको जो है रक्त मोक्षण करना है संन्यास के रूप में। बाकी मद मूर्छा में तो आप कहीं से भी दोष के अनुसार अलाबू है या सुरंग है, इनके अनुसार जो है, या फिर जो शिराभेद है वो कहीं से भी कर सकते हैं। इन दो रोगों में कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एक तीसरा रोग है मद मूर्छा। मूर्छा मतलब क्या चाहिए, मूर्छा और संन्यास। संन्यास में सिर्फ केवल एक जगह है, और वो जगह जो है वो बताऊंगा कि वो जगह कहाँ पर है, जिससे हम निर्दिष्ट रूप से यही जगह है और इसी से ही यहीं से रक्त मोक्षण करेंगे, तभी हम पेशेंट को बचा पाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे, अन्यथा फिर नहीं कर पाएंगे। अमलतास, डायबिटिक रोगियों में जब अमलता होती है और अमलता होने के साथ साथ रक्तपित्त होने की संभावना हो जाती है, उससे ब्लड प्रेशर होता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। हम लोग डायबिटीज के रोगी जब होते हैं और उनको ब्लड प्रेशर की दवा देते हैं तो उनको ब्लड प्रेशर की दवा देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि हमको सिद्धांत नहीं पता, हमको चिकित्सा की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं पता, उसकी डायग्नोसिस कैसे रिलेट कर रही है, कैसे उसकी पैथोजेनोसिस बन रही है आयुर्वेद में, वो नहीं पता। हमको सिर्फ इतना पता रहता है कि डायबिटीज है,
तो ठीक है, फिर आपको ब्लड प्रेशर है नहीं, हाँ ब्लड प्रेशर की दवाई दूंगा डॉक्टर साहब, आप ना उठा के दो उसको, अर्जुन अरिष्ट, सर्वगंधा बटी, सारस्वरिष्ट, ब्रह्मी बटी, और तमाम तरह के ड्रग्स है उसको दे डाले, बोल लीजिए आपको डायबिटीज, आप हम ब्लड प्रेशर की दवाई दे रहे हैं आपको, और आप ये दवाई खाइए, मरीज ठीक नहीं होता, क्योंकि आपको उसका पता ही नहीं है कि इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो बन कहाँ रही है। वो अम्लता ही एक पैथोजेनेसिस होती है, अम्लता की चिकित्सा नहीं कर रहा है शरीर में, सर्व शरीर में अम्लता फैली पड़ी है, वो गोली खा रहा है, वहां पर लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड का वहां पर भंजन हो ही नहीं रहा है, तो एसिड तो अपना काम करेगा। अब लैक्टिक एसिड भंजन नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे करके वहां पर पित्त का जो अपना द्रव और सर्वगुण होता है वो बढ़ जाता है, और जब वो बढ़ गया तो स्किन पे धीरे धीरे करके लाल चकत्ते होना शुरू हो गए। पेशेंट को लाल चकत्ते होना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत से गुरु लोग बोलते हैं, बोले इनको जी पित्तज रक्तपित्त हो गया है। अब उनको खुद गुरुजों को नहीं पता है कि क्यों कि पित्तज रक्तपित्त की क्या चिकित्सा है, क्या उसकी पैथोजेनोसिस है, तो उन्होंने बोल दिया पित्तज रक्तपित्त है। सही रूप में तो ये है कि वहां पर जो एसिड था, उस एसिड ने अम्लता बढ़ाई और वहां पर द्रव और सर्वगुण बढ़ गए, और द्रवगुण सड़गुण बढ़ गए, तब वहां पर उसने ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दिया, और वो रक्त को तोड़ के, अर्थात वहां की शिराओं को तोड़ के रक्त स्रोत होकर स्किन में होना जमा जमा होना शुरू हो गया, और वहां धब्बे पड़ना शुरू हो गए। और फिर हमने मतलब कहना चाहिए या किसी व्यक्ति ने उसको जो है वो उसको रक्तपित्त की श्रेणी से मतलब उसको उस श्रेणी में रखकर जो है उसको ऐसा एक रूप दे दिया कि इसको जी पित्तज रक्तपित्त हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तब वहां पर हमको पैथोजेनोसिस रख क्लियर करनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस ये है कि यहाँ पर अम्लता है, इस अम्लता को नष्ट करो। इसलिए आचार्यों ने बार बार इस चीज का संकेत दिया है, और एक जगह भाव प्रकाश निखिल 2 में भी लिख दिया है, और वो लिख दिया है कि रक्त की अम्लता ही रक्त का रोग है, और अगर मधुमेह के रोगियों में अगर रक्त की अम्लता अवश्य ही बढ़ती है, एक नहीं 1,00,000% बढ़ती है, और उस रक्त की अम्लता को खत्म करने के लिए, या अम्ल पित्त के रोग, वो क्या नाम है, डायबिटीज के रोगियों में अगर कहीं कॉन्स्टिपेशन है, अना है, वो अना पित्त रक्त मतलब कहना चाहिए पित्त के कारण है, वो अम्लता के कारण अना है, तो उसको खत्म करने के लिए एक सिंगल मात्र ड्रग है, और वो ड्रग है हमारा आरब्ध मादक आरब्ध आरब्ध मतलब कहना चाहिए अमलतास, जिसके अन्य रूप जो है हम किसी रूप में, सीरम में, गोली में, किसी में भी दे सकते हैं। आरब्ध महातत्तम कषाय आता है, उसके रूप में भी आता है, आरब्ध कषाय के रूप में आता है, आरब्ध कषाय टैबलेट के रूप में भी आता है, महातिक्तम आरब्धम कषायम टिप के उसमें भी आता है, किसी भी तरह से आप दे सकते हैं, और बहुत कुछ नहीं है। तो आप सिर्फ केवल अमलतास का गूदा ले आए, और अमलतास का गूदा लेके, और फिर 3 ग्राम या 4 ग्राम हल्के से गुनगुने पानी में उसको घोलें, वो काला काला होगा, और इतना सा लें उसको ऐसे करके घोलें, घोलने के बाद इतना गुनगुना पानी रह जाए कि पेशेंट उसको पी सके, और उसको छान के, क्योंकि उसमें लकड़ी वगैरह सब निकलेंगे, बीज वगैरह, और उसको छान के फिर पेशेंट को सुबह शाम करके उसको पिला दें, तो उसकी अम्लता के साथ साथ उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो अच्छा हो जाएगा। पेशेंट में जो मद के मतलब कहना चाहिए जो दिखते हैं हमारे को शाम से नशे में जैसा रहता है, वो खत्म हो जाएंगे, मूर्छा अगर कभी कभी हो जाती है तो वो भी खत्म हो जाएंगे, और शरीर के अंदर अम्लता नष्ट होती चली जाएगी, और पेशेंट 4-5 डिग्री से बचेगा। एक चीज डिजीज नहीं, 4-5 डिग्री से बचेगा, और वो ब्लड प्रेशर तो बचा ही बचा रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो दहा से भी बचेगा, गैंग्रीन से भी बच जाएगा। तो इसलिए आचार्यों ने आरब्ध को सबसे पहले कलम पे रखा, और वो कलम पे रखने का उनको उद्देश्य ही यही था कि हम लोग उसका सही तरीके से यूज करें। दरअसल है कि हमारी साउथ इंडिया है अलग है, नॉर्थ इंडिया इंडिया के अंदर इन ड्रगों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चीज चलती है, बोले जी प्रिवाल हिस्ट्री है, ऑरिजिनालिस्ट है, ब्रजवार चिंता नीरज है, या फिर और जो ऐसे ड्रग है वो ड्रग चलते हैं। तो ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं रसशास्त्र हटकर सिंगल औषधि पे हमको जाना पड़ेगा, और वो सिंगल औषधियाँ ही हमारे लिए फायदा करेंगी। बस इसमें दो चीजों का हमको ध्यान रखना है, जब हम किसी को ब्लड प्रेशर की या किसी कैसे की चिकित्सा करते हैं, तो उसमें 3-4 वर्डों का ध्यान रखना है। विरेचन देना है, और वो विरेचन सौम्य द्रव, सौम्य जो हमारे विरेचन द्रव्य है उनको चूज करना है, और इसके बाद जो है वो सौम्य और शीत, ये दोनों होने चाहिए। और शीत शीत का देखिए संदेश दे दिया उन्होंने कि जो विरेचन होगा ना, वो मतलब कहना चाहिए शीत शीत और सौम्य दोनों ही होने चाहिए, और वो दोनों हमारा जो है वो आरक्त जो है वो भी जो है, गुलकंद हमारा वो भी है, और जो हमारा त्रिफला है वो भी हमारा सौम्य है। तो इसलिए जो है हमको ये ध्यान, अगर वो शीत नहीं हो रहा है तो उसको शीतल जल से भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि त्रिफला को बहुत से लोग बोलते हैं कि गर्म पानी से ही खाना है, त्रिफला को शीतल जल से भी खाया जाता है, अर्थात शीतल जल का मतलब
बिल्कुल एकदम ठंडे पानी से नहीं, बल्कि शीतल जल का मतलब जो हमारा घड़े का पानी है, या फिर हमारा सीधे सीधे पृथ्वी से निकाला हुआ जो हमारा वाटर है, उसको आप सीधे सीधे उसको ले सकते हैं। रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण रक्त दबाव की वृद्धि कि जो अव्यर्थ तथा मूलगामी उपचार, अव्यर्थ का मतलब जो कभी भी निष्फल नहीं होता है, वो उपचार चिकित्सक को इसका अवलंबन करना चाहिए, और उन्हें निश्चित रूप से ये जो अम्ल पित्त जैसी संप्राप्ति बन रही है वो ठीक हो जाएगी। रक्त मोक्षण की विधि कई चीजें हैं, वो मैंने एक सिंपल दो तो बताई दी है आपको, और जो तीसरी विधि है उस तीसरी विधि में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुने। जैसे कि इसमें बहुत इजी है, जैसे कोई किसी ने कोई जो भी लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा हम लोगों को एलोपैथ की टेक्नोलॉजी पर जानी चाहिए, वहाँ सीखना चाहिए, और हमारे यहाँ भी इस चीज़ को दिया है कि आप उसको सीख लें। अगर पहले से नहीं सीखे हैं तो आप सीख सकते हैं। जैसे कि हम किसी को सेंट्रल लाइन जब किसी को डालते हैं, तो वो सेंट्रल लाइन डालना अगर आपको आ गई, तो जुगुलर वेन से रक्त मोक्षण बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक। तो वहां पर जब किसी आपके पास मूर्छा का मरीज है और रक्त पित्त से संबंधित है, और रक्त पित्त के संबंधित मतलब उसका वो ब्लड प्रेशर हाई हुआ, उसका हाई होने से ब्लड प्रेशर कोमा में चला गया, वो सॉरी पेशेंट कोमा में चला गया और हेमरेज हो गया, उस स्थिति में हमारे यहाँ फिर एक सिद्धांत है कि फटाफट इसका जुगुलर वेन से रक्त, ये इमरजेंसी चिकित्सा बता रहा हूँ जो हम लोग करते हैं, वहां पर जुगुलर वेन से जो है वो चिकित्सा मतलब जुगुलर वेन से आपको रक्त मोक्षण कर लेना चाहिए। जुगुलर वेन से आप जो है तुरंत जो है उसका रक्त मोक्षण करें। जो आपके पास लगता है आपको कि कहीं ना कहीं इसको जो है संन्यास, अगर किसी को अपघात संन्यास हुआ तो अपघात संन्यास में भी जुगुलर वेन से आप जो है उसका रक्त मोक्षण कर दें, और रक्त मोक्षण जब करेंगे तो पेशेंट को आपको तुरंत लाभ मिलेगा। यहाँ पर रक्त पित्त की, यहाँ पर पित्त के गुणों को, वायु के गुणों को, कफ के गुणों को साथ लेकर पूरे प्रकार से रक्तदाब की संप्राप्ति का वर्णन करते हुए उसकी चिकित्सा बताई जा रही है। तो यहाँ पर दो का मैंने बता दिया आपको कि मद और मूर्छा, इन दोनों में से बॉडी के किसी भी भाग से आप जो है ब्लड निकाल सकते हैं, रक्त मोक्षण कर सकते हैं, और दोनों विधियां, तीनों विधियां अपना सकते हैं, चाहे वो हमारी अबलागू हो, चाहे वो हमारा श्रम के द्वारा हो, चाहे वो हमारा शराबी द्वारा हो। लेकिन जहाँ पर मूर्छा की बात आती है, वहां मूर्छा सिर्फ केवल जो दी जाती है वो संन्यास में दी जाती है, अर्थात पेशेंट सफर फ्रॉम, अगर वो चला गया है। अब आप किसी को ऐसा मत करना कि कोई जो है वो मतलब कहना चाहिए हिपेटिक कोमा में चला गया और वहां पर जो है वो संन्यास के रूप में आप जो है वहां से जुगुलर वेन से रक्त मोक्षण करना चाहिए, क्योंकि वहां पर पैथोजेनोसिस दूसरी है, यहाँ पर पैथोजेनेसिस एकदम दूसरी है। वहां पर अवरोध के कारण हुआ है, यहाँ अवरोध के कारण ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है, यहाँ तो गुणों के आधार पर हुआ है, और वहां पर अवरोध के कारण ब्लड प्रेशर हुआ है, तो इसलिए वहां पर वो जो रक्त मोक्षण करेंगे उससे आपको ये मतलब कहना चाहिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए किसी को अगर रीनल फेलियर होता है और रीनल फेलियर में उसको हेपेटिक हाइपरटेंशन है, रीनल हाइपरटेंशन होता है, तब वहां पर ये मत सोच लेना कि यहाँ पर ये संन्यास में चला गया मरीज और हम इसको जो है वो जूलर वेन से इसका रक्त मोक्षण कर दें, फिर आप मरीज को नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर संबंधित है कि वायु और पित्त और कफ, इन दोनों के अनुबंध अनुबंध से या स्वतंत्र रूप से अगर किसी भी तरह से अगर रक्तदाब बढ़ रहा है, और रक्तदाब बढ़ने से तीन जो हमारी डिजीज है वो सामने आ रही है, मधुमूर्छा संन्यास, तब आप डिसीजन लें कि यहाँ पर मुझे किस तरह से और किस रूप में किन किन दो अवस्थाओं में रक्त मोक्षण करना है, कोई तीसरी अवस्था अगर मूर्छा की आ जाती है तो फिर मैं उसमें सीधे सीधे जो है वो जुगुलर वेन से जो है, और कुछ नहीं है, ये सामने हमको दिखती है, इसमें कुछ नहीं करना है। पेशेंट को कहे ये तेज करके सांस कर दे, ऐसे बंद कर दे, या तेज करके बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, बोलते बोलते आखिरी जब सांस तक आ जाएगा वो, तब आपको दिखेगी कि यहाँ पर ये जुगुलर वेन अपने आप फूलती फूलती चली जा रही है, पेशेंट को हल्के से। अच्छा एक चीज और ही बता दूंगा कि जुगुलर वेन जब ऐसे करके लगाई जाती है, ये ऐसे करके, कोई ऐसे करके लगाते हैं, कोई ऐसे करके लगाते हैं, तो सेंट्रल जो कैथेटर होता है वो सेंट्रल कैथेटर ऐसे यूं डाला जाता है, सेंट्रल कैथेटर हार्ट की तरफ डाला जाता है, और जो रक्त मोक्षण होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर बस उल्टा ये काम किया जाता है कि जब सेंट्रल कैथेटर डालते हैं तो वो हार्ट की दिशा में डालते हैं, क्योंकि वहां पर सीधे सीधे हमारे हार्ट में वो औषधि पहुंचे और सीधे भ्रमण करे, और सीधे भ्रमण करके अपने यथा स्थान जहाँ पर उसको कार्य करना है वहां पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि
यहाँ पर रक्तदाब ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए जुगुलर वेन को यहाँ से यूं ऐसे पकड़ के ये वाली ये जैसा यहीं आपको दिखेगी ये, और यहाँ दिखने के बाद और सेंट अगर बहुत से यहाँ होती है ये सेंट ये यहाँ पर दिखती है, तो यहाँ पर जो है इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप बुलवाएंगे पेशेंट के लिए तो आपको वो दिख जाएगी, और दिखने के बाद जो है फिर आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर जुगुलर वेन है, और इस जुगुलर वेन को पंचर करना है हमारी, सी उल्टी की तरफ पंचर करनी है, करने के बाद फिर उसमें नीडल डालना, और वो आसानी से हो जाता है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। रक्त की मात्रा सुश्रुत ने जो निर्दिष्ट मात्रा बताई है कि आप एक बार में इसकी जो मतलब कहना चाहिए मात्रा आप निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से कि आप जो है इसको 554 तोला यानी कि 540 ml ब्लड एक साथ में आप निकाल सकते हैं। ये सुश्रुत का जो अपना तोला है वो है, और मेरे ख्याल से 1 यूनिट से कुछ इरदे है, ज़्यादा नहीं है। तो हमारे जो आचार्य ये देखो कि आज की जो यूनिट है उसकी यूनिट में लगभग 50-60 ml का अंतर ही होगा, तो वो कितना एकदम करके चले गए कि आपको 1 यूनिट ब्लड निकालना है, और उसका टाइम भी पीरियड बता गए कि उसके बाद 1 महीने तक उसको नहीं निकालना है, अर्थात बहुत अधिक टाइम है तो 3 महीने तक के बाद फिर उसका जो है आप दोबारा से रक्तमूत्र कर सकते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं 54 तोला, ये सुश्रुत की अपनी मात्रा है 540 ml। इसमें क्या है, इसमें एक चीज और भी आपको देखनी होती है कि आप 54 तोला से ही मतलब आपने कुछ रक्त मोक्षण जो होता है वो कुछ अपने इन्वेस्टिगेशन आप उसको करा लें। हालांकि फिर कई जगह हम लोग जो है इस तरह से कहते हैं कि नहीं जी हम आयुर्वेद में करेंगे, हम आयुर्वेद का आयुर्वेद में देखेंगे, आयुर्वेद में नहीं देखेंगे। ठीक है, आप देखिएगा, बढ़िया बात है, जितनी आप उस पर स्टडी कर सकते हैं आयुर्वेद के पैरामीटर देख के आप अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को आपको लगता है कि मेरे को जल्दी है और पेशेंट को मुझे रिलीज करना है, तो हट धर्मता नहीं करिएगा, आप सीधे सीधे थोड़ी सी पैथोलॉजी फटाफट उसकी निकाल के सीबीसी वगैरह देख के, अगर उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, क्रिएटिनिन लेवल कैसा है, एसजीपीटी कैसा है, थोड़े से जो हमारे पैरामीटर होते हैं आयुर्वेद के अनुसार वो देख लें, और उस देखने के बाद फिर जो है उसका या लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा है उसका, और देखने के बाद फिर उसका रक्त मिश्रण करें। तो कोई हमको ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कोई बात नहीं है, हम आगे जाके कोशिश ये करेंगे कि हमारी जो अपनी आने वाली पीढ़ी है वो कहीं स्वतंत्र रूप से काम कर सके, ऐसा हम सोच के अपना काम अभी तो फिलहाल करें। वो पैरामीटर देख लें, आयुर्वेद के पैरामीटर को साथ में ध्यान रखना है, अग्नि देखना है, बल देखना है, उसकी शारीरिक शक्ति देखनी है, और उसकी जो अपनी मन की स्थिति है उसको देख के फिर आप रक्त उसमें करें। मन की स्थिति में वही चीज आ जाती है, पेशेंट मन मद में है, मूर्छा में है, या फिर संन्यास में है। तीसरा हमने ये तो कर दिया, तीसरा हमने रक्त की भी चिकित्सा कर दी, अब हमने पित्त की चिकित्सा का ध्यान देना है। पित्त की चिकित्सा के साथ साथ फिर वायु, और इन वायुओं की चिकित्सा को ध्यान देते हुए, पित्त की चिकित्सा को ध्यान देते हुए मैं आपको कुछ सिद्धांत लिखवा रहा हूँ, वो सिद्धांत आप लिखिए, वो आप कर सकते हैं। वायु की चिकित्सा करते समय हमको केवल वायु की चिकित्सा, प्रधान दोष की चिकित्सा है, उस प्रधान दोष की चिकित्सा करते समय आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना होगा कि उसके आहार विहार से हिस्ट्री लेके, अभी आपको पता नहीं है, सिर्फ वायु के बारे में मालूम, 1 मिनट। तो वायु की चिकित्सा करते समय आपको लग रहा है कि मेन जो है इसमें बयान वायु के कारण ही ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो उसकी चिकित्सा करते समय आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को थोड़ा सा बस ये देख ले कि यहाँ पर जो उसका आहार विहार हो रहा है, आहार विहार का मतलब किस तरह से आपका आहार विहार से आपने पूरी हिस्ट्री ले ली उसकी कि आपको ये खाता है, तो उसमें दो ही चीजें याद रखें, उष्ण और अम्ल। इनकी होता क्या है ना कि जब हम किसी की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें पूरा ले बैठते हैं कि आपके पिताजी को था, कि आपकी माता जी को था, कि आपके इनको था, कि आपको उनको था, कि आपको कब से हुआ, कि आप क्या ना, ये सब चीजें बात की बात है, आप पॉइंट टू पॉइंट अपने पूछे ताकि पेशेंट इरिटेबल ना हो। और वो उसको इरिटेबल कब होता है, जब उससे आप 25-30 क्वेश्चन पूछने के बाद भी आप खुद मतलब कहना चाहिए इस चीज पर नहीं पहुंच पाते हैं कि इसको आखिर जो ब्लड प्रेशर है वो हो क्यों रहा है, तब वो इरिटेशन होता है। आपको बहुत शॉर्टली उससे पूछना है, और उसी 5-6-7 क्वेश्चनों में उसको आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि इसमें दूसरा अनुबंध दोष यानी कि जो अप्रधान दोष है वो हो कौन सा सकता है। आपने अम्लता से शुरू किया उसका कि टमाटर खाते हैं, दही खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, हाथ पैरों में जलन, आंखों में जलन, पेशाब में जलन, ये आपको बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है, ये आपकी जो त्वचा है
वो कभी रूखी, कभी सूखी, कभी गर्म, कभी दूसरे के शरीर, अपना शरीर लग रहा है कि मेरा शरीर गर्म है, इसका शरीर ठंडा है, या दूसरे की जो खाना खाने बैठे तो दूसरा कह रहा है नहीं तो रोटी तो गर्म नहीं है, आपको रोटी गर्म लग रही है। तो इन सब चीज़ों से हम जब पता कर सकते हैं कि इसके शरीर के अंदर वायु के साथ साथ पित्त भी है, पित्त की अम्लता भी है। और वो कह रहा है कि भैया बहुत बढ़िया साइन है आज की स्थिति में कि धूप अगर उसका शरीर बर्दाश्त कर रहा है तो ठीक है, कि नहीं साहब मेरे से धूप बर्दाश्त नहीं होती, तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि इसको जो है पित्त है। कभी पेशेंट कहता है मेरे को धूप में बैठने की इच्छा करती है, तो फिर आप सीधे समझ लीजिए कफ। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और ज्यादा दिमाग में उठ जाए, क्योंकि आप कहोगे डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा रहे हो आप। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में और उठाना है, और वो उठाना ये है कि वो पेशेंट ने तो आपसे कह दिया कि मेरे को धूप में बैठना अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कम से कम एक क्वेश्चन उससे पूछ लीजिए कि केला खाने के बाद आपको दिक्कत होती है? तो वो कहेगा हाँ, केला खाने के बाद हल्की सी ठंड होना शुरू हो जाती है, ठंड लगती है मुझे, 2-3 केले खा लूँ तो मुझे शरीर ऐसा लगता है ठंडा जैसा पड़ गया। तब समझ लो वायु अपना कफ के साथ में क्या कर रही है, वायु अपना कफ के साथ में जो उसका अपना गुण है, और वो गुण कौन सा है, जब गुजरती है वायु तो उसके गुण वो साथ लेके गुजरती है। अर्थात वहां पर जो उसका उसका नाम भूल गया यार दिमाग में, जो गुण है उस गुण को वो साथ लेके चलती है, योग वाहिता का, योग वाहिता का गुण है, साथ लेके चल रही है। कफ बढ़ रहा है लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वायु ने अपनी योग वाहिता वहां लगा दी। तो अब फिर वहां पर हमको एक फिर दोबारा से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि अगर आपको ऐसा करने से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या नहाने के बाद ऐसा होता है? तब वो कहेगा कि ना, नहाने के बाद मुझे ऐसा नहीं होता है, नहाने के बाद मेरा शरीर दूसरे से ज्यादा ठंड नहीं होती है या नहीं लगता है, या मुझे किसी प्रकार की कोई ठंड जैसी शिकायत नहीं होती। तो आप समझ लो कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ केवल मतलब कहना चाहिए वायु है, वो वायु शीतता को प्राप्त हो रही है अपने ही कारणों से, ना कि दूसरे के कारणों से, कफ के कारण नहीं हो रही, वो अपने ही कारणों से मतलब कहना चाहिए शीत हो रही है। तो उस स्थिति में फिर चिकित्सा को हमको चेंज करना होता है। यहाँ पर जो पित्त की वायु की चिकित्सा करेंगे तो रक्त और पित्त की जो शामक द्रव्यों में जो चिकित्सा है, अब आप चिकित्सा लिख लीजिए, और वो चिकित्सा मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एक चिकित्सा दी है कि कनकासक, मंजस्था और वासारिस्ट, इनकी 20-20 ml की मात्रा, अगर चाहे कोई पेनक्रेटिक पेन हो, चाहे वो कोलिलिथियासिस का पेन हो, चाहे वो रीनल कोलिक का पेन हो, चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी पेन की आपके पास आ जाए, उधर का किसी प्रकार का पेन हो, क्रैम्प हो, किसी भी तरह का अगर आपको लगता है, पैंक्रियाटिस जैसे मरीज को अगर आप देंगे, आपका नाम होगा, मेरा कुछ नहीं होगा लेकिन आपका नाम होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि ये सब जगह फैला दो, बुरी तरह से फैलाओ इसको, क्योंकि अब ये निर्दिष्ट ड्रग है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप रिकॉर्ड में दो इसको, इतना मेरे पास टाइम नहीं है ना, आपके पास टाइम है कि आप इस पे रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद फिर उसको दें, और आपको लगता है कि कहीं पर कुछ हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ आप इस पर रिसर्च पेपर पूरे तैयार करो, और अपना नाम करो, नाम लिखो, और अपनी बुक छापो। ये बिल्कुल निर्दिष्ट है। अब मैं भी जो है वो बहुत मरीज नहीं, बहुत मरीज नहीं बल्कि हजारों मरीजों को इसको दे चुका हूँ, कहीं से भी मुझे अनुशय प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको फैलाओ। ये 3 ड्रग ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की, चाहे कैसी भी पेन किलर इमरजेंसी पेन की इमरजेंसी आ जाए, इवन हार्ट रोग में भी कहीं पर भी अगर ये आ जाए और आप उसको दे देते हैं, तो उस समय जिस तरह से हमारा कोई भी जो हमारे आधुनिक चिकित्सक हैं वो उसको देख के पेन को रिलीव करते हैं और बाद में उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं कि इसको पेन था किस वजह से, तो फिर आप भी वही काम करिएगा। हम अपना ड्रग दे के इमरजेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं, हम बनाएंगे डायग्नोसिस 2-3 घंटे में आराम से, फिर उसका इलाज शुरू करेंगे। हम अभी इसको जो है पेन इसका हमने सबसाइड कर दिया है, और तीर की तरह लगता है, 20-25 मिनट में ही आपको पेशेंट बिल्कुल जीरो की स्थिति में आ जाएगा, वो कहेगा मेरे कहीं पेन नहीं। इसी तरह से एक जो मेरा अपना है, जिसको मेरा अपना तो नहीं कह सकते, ये सभी मेरा उसका निकाला नहीं हुआ है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, निकालना है आपको, और मैंने निकाल के आपको दे रहा हूँ तो आपका टाइम बचेगा। तो किसी भी तरह की अम्ल पित्त की संप्राप्ति अगर आपको लग रही है, और यहाँ पर तो ये ड्रग जो मैं बता रहा हूँ, इसको फिर आप नोट करके और इनको आप देना शुरू करिए, और कल से ही देना शुरू करिए। और आपको लगता है
तो ये बहुत अच्छा है, तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ केवल एक उसको इतना ही कर सकता हूँ कि देख के आपको और यूज़ करके और उसका पूरा क्लिनिकल ट्रायल करके, क्लिनिकल के ट्रायल का मतलब मैं अपने चिकित्सा में सिर्फ केवल उतना ही कर सकता हूँ जितना मेरे पास साधन है। आप लोगों के पास अच्छे साधन हैं, अच्छे संबंध है, आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप में से कोई ना कोई ले जाए इसको, और वो ले जाए और फिर अपना वो करें। और जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको हिंट मिल गया, बाकी जितनी मदद हो सकती है मैं करूँ। और इसी मदद के साथ अगर मेरे फाउंडेशन से, एबीसी फाउंडेशन आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट, हम लोगों का रात में 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक हमारा जूम इंटर सेशन चलता है, और वो डेली चलता है। और 8:30 से बजे से लेके और लगभग 10:30 ही बज जाते हैं, बल्कि 10 तो बज ही जाते हैं, लेकिन उसका निर्धारित जो समय है वो 10 बजे तक ही है। और वहाँ पर हमारे पास भारत के सभी बढ़िया वैद्य हमारे जुड़े रहते हैं, और सब एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करके एक दूसरे के केस को फाइनल करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, और फिर हम बेसिक भी पढ़ते हैं। तो हमारे पास टाइम होता है 1.5-2 घंटे का, तो उसमें हम पूरा करते हैं सब कुछ। ज़्यादातर फ़ायदा भी जहाँ तक है, तहाँ तक मेरा बढ़िया तरह से होता भी है। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9927753780। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप भेज दिएगा, और फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ऐड करने के बाद फिर आपको जूम का लिंक और फेसबुक पेज लाइव लिंक, वो दोनों मिल जाएंगे। हमारे फेसबुक पेज पर लाइव सेशन होता है हमारा जूम का, वो प्रसारित होता है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से जो है आपको पूर्ण तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और वो करें। तब इसमें आप लिख लीजिए, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी को अम्लपित्त की संप्राप्ति भंग करनी है, तो आज की स्थिति में ये सब जो ड्रग हैं, कामदुदा रस है, सूत सेकर रस है, अम्लपित्त मिश्रण है, या ये सब है, ये हम सबको पता है, अपित्तकर चूर्ण है। और जो भी ड्रग आप यूज करते हैं, कपर्दक भस्म है या फिर सूत सेकर रस है, ये सब यूज करते हैं। जरा हम थोड़ा सा हट के देखें ना, और जब हट के देखेंगे तो हम अपने सिद्धांत के अनुसार देखेंगे। तो सिद्धांत के अनुसार देखेंगे, तो जब हम पित्त की चिकित्सा करेंगे तो पित्त को ब्रह्मण द्रव्य की जरूरत होती है। पित्त को जब हम चिकित्सा करेंगे तो ब्रह्मण द्रव्य की जरूरत होती है। अम्ल पित्त में ब्रह्मण ही द्रव्य या उससे संबंधित जो ड्रग है, अब अगर हम उसको यूज करें तो किस किस में यूज कर सकते हैं, आप किसी भी चिकित्सा में इसको यूज कर सकते हैं। और आपको अम्ल पित्त की, अगर आपको जानना है कि अम्ल पित्त की, जो अम्ल पित्त का संबंध हेपेटाइटिस से कैसे होता है, अम्ल पित्त का संबंध हमारा जो फाइब्रोमाइल्जिया होती है, एडिनोमायोसिस होती है, या जो हमारी स्त्रियों में जो होते हैं गर्भाशय रोग, उससे कैसे इसका संबंध होता है, पित्ताशय का संबंध अम्ल पित्त से कैसे होता है, और संधिवात का संबंध अम्ल पित्त से कैसे होता है। इन चीजों को अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप मेरे फाउंडेशन से जुड़िएगा, और फिर आपको पता चलेगी कि एक डिजीज का संबंध दूसरी डिजीज से कैसे होता है। पित्ताशय का संबंध सीधे सीधे श्वेत पित्त से कैसे होता है, या पित्ताशय का संबंध अम्ल पित्त से कहता है कैसे होता है, और अम्ल पित्त से सीधा संबंध श्वेत पित्त से कैसे हो जाता है। इन तीनों को अगर एक सीरीज में रखें, और तीनों रोगियों, एक रोगी में तीनों चीजें पाई जा रही हैं, तो चिकित्सा सिद्धांत हम कहाँ से लेके चलेंगे, और संप्राप्ति कहाँ से भंग करेंगे। एडिनोमाइसिस हो रही है किसी को, या फाइब्रोमाइल्जिया हो रही है, या किसी को एडिनो क्या जो गर्भाशय का वो रोग है, क्या है उसका इंग्लिश नाम तो मैं भूल गया, लेकिन हिंदी नाम जो है वो विलुप्ता योनि है। उसकी चिकित्सा में जो कंडीशन पैदा होती है, उसकी जो कैसे संबंध अभिवृत्ति से होता है, कैसे संबंध उसका और डिजीज से होता है, तो उसका संबंध अगर नहीं जानेंगे तो हम इसलिए चिकित्सा में फेल हो जाते हैं, और हम दिमाग में हमारे यही रहती है कि ये तो गायनी का कुछ केस है, और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ना। आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा है, आचार्यों ने एक चीज को कनेक्ट कर दिया है दूसरी से, बस हमको समझने की जरूरत पड़ती है उसमें कि हम कैसे उसको समझें। तो ज्यादातर हमारे गायनी के जितने भी केसेस होते हैं, वो मैं नाम आपको इंग्लिश में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंग्लिश इसकी समझ में नहीं आती है। बस केवल मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ पर ये है, जैसे विलुप्ता योनि है, एंडोमेट्राइटिस, यही कंडीशन शायद मैं बोल रहा हूँ तो ठीक ही है। एंडोमेट्राइटिस है, एडिनोमाइसिस, पीसीओडी है, फाइब्रोमाइल्जिया है, ये जितने भी केस हैं ये गायनी के केस हैं, और इनका संबंध सीधे सीधे पित्ताशय से और अम्लपित्त से है।
और वो हम अपने जूम पर करके और मरीज को पूरा फायदा करके अपने डॉक्टर को बताते हैं, और सब कर रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट उसको मिल रहा है। तो और उसकी पूरी क्लिनिक ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज को मैं अलग अलग तरीके से बताऊं, जैसे कि पित्तरसाय हम लोग वहाँ बताते हैं तो पित्तरसाय को हम पित्तरसाय ही पढ़ रहे हैं, बाकी किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। या हमने अम्ल पित्त पढ़ना शुरू कर दिया तो अम्ल पित्त को अम्ल पित्त की ही वे लाइन जो ट्रैक होती है ना सीधी रेलगाड़ी की, उसी पे पढ़ते चले जा रहे हैं ना। हम सब तरफ भागते हैं कि अम्ल पित्त को इससे जोड़ दें तब क्या होगा, और अम्ल पित्त को इससे जोड़ दें तब क्या होगा, और संधिवात को अम्ल पित्त से जोड़ें तब क्या होगा। तो ये जो सब चीजें हैं वो आचार्य ने बड़े ढंग से इसको डिजाइन किया है, और वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इस चक्कर में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं और चिकित्सा को हम एक ही तरफ लेके चले जाते हैं। आप योग लिखिए, और वो योग लिखने के बाद ये एक तीसरा योग है वो मैं आपको अगले उसमें, चलो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें बता दूं, क्योंकि मुझे सब एक एक ड्रग की जो हमारी फार्माकोलॉजी एक्शन होती है वो बताना जो जरूरी होती है। ये कहने से हमारा सब्जेक्ट अधूरा नहीं पूरा नहीं होता है कि मैंने बता दिया आपको सप्तामृत लो दे दो, इस सोनमार्ग भस्म भी दे दो, इसमें सितुपलादी चूर्ण भी दे दो, इसमें जो है वो कामदोला रस भी दे दो, इसमें सूद से रस भी दे दो। ये देने वाली जो प्रक्रिया है ना, ये खत्म करिएगा, क्योंकि देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसकी एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन देके, और जो हमारा बनता है एक फॉर्मूला नहीं कहेंगे बल्कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन बनता है, उसको हमको ध्यान में रखना है कि किस दोष के किस गुण के हिसाब से हमने इसको सेलेक्ट किया था। और फिर अगले दिन या दूसरे दिन या 10वें दिन जब हमने किया तो एक ही ड्रग काटा, और वो एक ड्रग इसलिए काटा कि मुझे अब ये गुण ना बढ़ा के, किसी दोस्त का ये गुण ना बढ़ा के इसको घटाना है, और मैंने एक ड्रग काट के एक दवाई चेंज की। हम लोगों की चिकित्सा में क्या होता है, हम लोग पूरा ही जो होता है वो काट देते हैं। उसका कारण होता है कि कॉन्फिडेंटली हम जो योग बनाते हैं वो बना ही नहीं पाते। और एलोपैथ में क्या होता है, एलोपैथ में एक बार जाएंगे, पूरा वो कराएंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनली जब प्रिस्क्रिप्शन वो देता है तो दवाइयाँ लिखता है, अगली बार जाएंगे तो उनमें से सब दवाएं रहने देता है, एक दवाई को इधर उधर कर देता है कि आपको ये दवाई ना करके अब ये दवाई कर। ये होती है चिकित्सा सिद्धांत, और इसे ही कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन, कि उन्होंने सिर्फ केवल एक दवाई काटी और एक ही दवाई आपको जोड़ दी, और वो मरीज को आपने बाहर से भेज दिया। मरीज पर्चा पकड़ के बैठ के देख रहा है डॉक्टर साहब ने तो इतनी दूर से आए थे और इन्होंने केवल एक ही दवाई चेंज करी। पूरे पर्चे पर वही दवाई लिखी हुई है पुरानी वाली, लेकिन इन्होंने नीचे वाली जो दवाई थी उसको काट के उड़ा दी बस। वो काट भी दी और दूसरी लिख दी। अब वो चक्कर में पड़ गया। मैं तो शास्त्र को फीस दे के बैठा था, अगर इतनी बात थी तो ऐसे ही बता देते कि एक दवाई चेंज कर लो। यही तो उसकी विशेषता है, यही उसकी सुपर स्पेशलिस्टी है, क्योंकि उसने एक दवाई को, गुणों को अपना दिया, और उसने किसी भी गुण को एक को कम किया ज्यादा किया उसके हिसाब से मेडिसिन लिख दी। यही हमारी चिकित्सा में होना चाहिए कि हम सब दवाई ना काट के पेशेंट की एक या दो दवाई काटें, और उसको बोल दें कि आपको ये दवाई अब ये देनी है, बाकी दो दवाई मैंने ये चेंज कर दी है, एक दवाई चेंज कर दी है इसको या काट ही दी है, अब आपको ये दवाई देनी चाहिए आप तो लो जी। डॉक्टर साहब पहले 6 चल रही थी, अब 5 चलाना शुरू कर दी, बाकी दवाइयाँ वही। खैर, वो सिद्धांत हमको कुछ अपने लागू इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि हमको निर्दिष्ट चिकित्सा देनी पड़ती है। तुक्का मारी चिकित्सा ना करें कि ये दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें, और ये भी दे दें, और फाइनली इससे भी हमको रिजल्ट मिल गया था और इससे भी हमको फायदा मिल गया था। ये वाली चिकित्सा करेंगे तो आप वही काम कर रहे हैं जो 25 साल पहले वैद्य लोग करते थे, कुछ भी अलग हटके नहीं कर रहे हैं। सप्तामृत लोह के साथ, अब इसमें पहले लिख लीजिए, रक्त और पित्त के जो सामक द्रव्य हैं उनमें सबसे पहले सप्तामृत लोह के साथ स्वर्णमाक्षिक भस्म 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम। हमारे एबीसी फाउंडेशन के सभी वैद्यों को ये सब कुछ पता है, लेकिन जो फेसबुक पे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ और आप लोगों को ही बोल रहा हूँ, फिर दोबारा से एक बार लिख लें। शतावरी चूर्ण 100 ग्राम, इनको सबको मिक्स कर लीजिएगा, और मिक्स करने के बाद फिर आधा चम्मच उसको सुबह और आधा चम्मच शाम को, इसका जो अनुपान रहेगा वो मिश्री साधित घृत, मिश्री से सितुपला से
सादित घृत ले लें या फिर दूध से ले लें। और उसी के साथ में जो सप्तामृत की 2 गोलियां ऊपर दिखाई हैं, उसी दूध के साथ में वो 2 गोलियां भी साथ में खा लें। किस किस दोष के किस किस गुणों पर कार्य करेंगे ये चारों ड्रग, अब वो लिखें, क्योंकि आपको जानना ये जरूरी है। आपको जानना ये जरूरी नहीं था कि स्वर्णमाक्षिक, शतावरी, सप्तामृत लोह, प्रवाल, ये सब आपने पढ़ा। इंपॉर्टेंट ये है कि किस किस दोष के किस किस गुणों पर कार्य करें। पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण पर कौन कौन ड्रग कार्य करेंगे वो लिखें। सप्तामृत लोह, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट में इसको पूरा करूँ। रक्त की अम्लता पर, एवं शतावरी, सितोपला, घृत या दूध। वायु का प्रकोप, धातु 6 बस हुआ हो तो धातुओं की पूर्ति के द्वारा और वायु को साम्य अवस्था में लाती हुई हाइपरटेंशन की सामक क्रिया करती है और बयान वायु पर इसका काम होता है। इतना सब कुछ देने के बाद पेशेंट में आपको देखने को क्या मिलेगा? सप्तामृत लो दे दिया, सितोपिला दे दिया, शतावरी दे दी, दुग्ध दे दिया, और इस प्रकार देखने के बाद तब हमको क्या मिलेगा, मरीज महसूस क्या करेगा, वो भी हमको उपसय अनुपसय में जानना पड़ता है। और मरीज बताता है, क्योंकि ये हमको आना चाहिए। कुछ दिन के बाद रोगी को सुस्ती, अवसाद का अनुभव होता है और ये स्थित रक्तदाब न्यून हो जाने की सूचक है कि रक्तदाब न्यून हो गया है। इसका ये एक सूचक हमको मिलता है और ऐसी स्थिति में मात्रा को नियंत्रित करना चाहिए। उपचार आरंभ करने के पूर्व ही परिणाम की सूचना तो रूण को देना ही चाहिए, उसके स्वजनों को भी बता दें कि जब ऐसा होना शुरू हो जाए तब वहां पर सप्तामृत को बंद कर दें, बाकी जो योग है वो देते। कुछ रुककर मैं पहले ये प्रसंग भी समझा दूं, और बहुत ही व्यवहार में अति उपयुक्त है और अति उत्तम है कि हाइपरटेंशन में आधुनिकों ने जो धमनी काठिन्य का कारण था उल्लेख किया है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का, उन्होंने जो कारण का उल्लेख किया है और हमने भी विशेष में तो प्रचार बस उसका निरूपण किया ही किया है। आयुर्वेद मत से इस व्याधि में पित्त को प्रधान दोष के रूप में तथा रक्त को प्रधान दूष के रूप में, वहां दोष के रूप में पित्त को और यहाँ पर दूष के रूप में रक्त को हमको स्मरण रखना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में कहते हैं वहां पर कि भैया आपको नमक कम खाना है, आपका जो निदान प्रबंधन है, नमक कम खाना है, आपको तीखे पदार्थ कम खाने हैं, चरपरे पदार्थ कम खाने हैं, और ये चटपटे चटपटे जो भी पदार्थ हैं इनको जो है ना खाएं। इन द्रव्यों को कहते हैं। जरा हम आयुर्वेद से इसका थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। द्रव्यों की आसेवता का जो उल्लेख हुआ है इसमें आधुनिक शास्त्र में, वह इस रोग में पित्त के प्रधान होने का समर्थक है और ये द्रव्य स्पष्ट ही पित्त के प्रकोपक हैं और पित्त के जो उष्ण तीक्ष्ण गुण को ही बढ़ाते हैं। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। द्रव और सरगुण नहीं बढ़ता है, ये दिमाग से निकाल दो, यही बढ़ाते हैं और ये द्रव्य स्पष्ट ही पित्त के प्रकोपक हैं। और इस दृष्टि से त्रिफला सदृश सोम शीत विरेचन के साथ सप्तामृत लोह का प्रयोग सामान्यता यथेष्ट होता है। अब लिख लीजिए, त्रिफला को हम किसको देना है? सप्तामृत के साथ। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट और ये क्लिनिकल है।
ये आपको किसी शास्त्र में लिखा जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसका क्लिनिकल प्रयोग आपको यहीं मिल रहा है, या कहीं दूसरी जगह से भी मिल सकता है, लेकिन फिलहाल आपको तो यहाँ मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से रोगी इस व्याधि, बहुत से रोगों की व्याधि में मूल में जो अम्लपित्त हुआ करता है, वह तो उसका यथोचित उपचार करना ही करना चाहिए। देखिए, मैंने जो ऊपर की जो पूरी चिकित्सा है, वो अम्लपित्त को ही पहले समाप्त किया है, अम्लपित्त पे ही वार किया है, वहीं से ही उसकी संप्राप्ति को भंग किया है। मैं पित्त जीर्ण की बात करूंगा इसी में आगे। एक और विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ध्यान देते हैं, छोटी छोटी सी किताबें हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। वो भी हमारे जो आजकल के हमारे पीजी स्कॉलर हैं या हमारे पीएचडी हैं वाले हैं, वो एक सब्जेक्ट को लिखते जरूर हैं। आप उनको पढ़िएगा, कभी भी मत छोड़िएगा। अरे दो 100 पन्ने की किताब है, इन्होंने लिख दी होगी और ऐसा नहीं, पढ़िएगा आप उसको। आप उसको जरा कुछ ना कुछ उस किताब में आपको मिल जाएगा। तो एक विद्वान है, उन विद्वान को मैंने उसमें पढ़ रहा था, तो वो कहते हैं कि हाइपरटेंशन कोई पृथक रोग नहीं है, वह अम्लपित्त ही है, और इस विधान में कुछ अति होने पर भी अवैध अवश्य है। एक मिनट। तो उसमें फिर हमको सबसे पहले मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अम्ल पित्त को लक्ष्य में रखना है। आपने इसको लिख ही लिया होगा। एक एक और दे देता हूँ मैं आपको। और जो आपको कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हाइपरटेंशन है किस तरह का, पेशेंट मेरे को बड़ा दुखी कर रहा है, इसको इनको डायबिटीज भी है और इनको मैंने आरक तो दे दिया है और वो चल रहा है, फायदा तो है लेकिन पूरी तरह से वो फायदा नहीं होगा, तो लिख लीजिए आप। और उसमें सबसे बड़ी क्या है, वो मैं आपको और बता दूं कि इसमें पित्त के 4 गुण एक साथ बड़े होंगे: उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, द्रव गुण और सड़ गुण। ये बड़े होंगे, और बढ़ने के साथ साथ जो वहाँ का मतलब कफ होगा उसका भी संसर्ग होगा, और वायु जो है, अर्थात इसको अंश अंश कल्पना के अनुसार देखें तो पित्त के 3 गुण बड़े, मतलब 4 गुण बड़े होंगे, वायु के 3 गुण बड़े होंगे, और कफ के 2 गुण बड़े होंगे। और इन दोनों, इन 7 गुणों पर, मतलब कहना चाहिए हमको 8 गुणों पर एक साथ एक मतलब कहना चाहिए कॉम्बिनेशन बना के पेशेंट को हमको देना है। वो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिख सकते हैं, अच्छी बात है। मुक्ता सुक्ति 1 ग्राम, सॉरी मुक्ता पिष्टी, सॉरी मुक्ता पिष्टी 1 ग्राम, प्रवाल पिष्टी प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, मुक्ता सुक्ति पिष्टी 10 ग्राम, कपर्तक भस्म 10 ग्राम, शंख भस्म 10 ग्राम, स्वर्ण गैरिक गेरू शुद्ध स्वर्ण गैरिक 10 ग्राम, और सत्य किलो 10 ग्राम। 250 mg की मात्रा में आप इसको सुबह शाम करके दे सकते हैं। और इसका अनुमान है सीतोपिला या दूध। अब सीतोपिला, जब आप पित्त के गुणों को ज्यादा देखें तो सीतोपिला दें, और अगर आपको लगता है कि सॉरी पित्त के गुणों को ज्यादा देखें और कफ वहां पर कम लग रहा है, तो आप जो है वो सीतोपिला दें। और वहां पर अगर आपको लग रहा है कि कफ है तो लेकिन उतनी अवस्था में नहीं है, गुरु अवस्था में नहीं है, तो फिर आप उसको दूध के साथ दे सकते हैं। ये 2 अनुपान इसके साथ में है। और दोनों ही जो मेरे हैं वो वात और पित्त जो है वो शामक है। कफ को हमने इसलिए यहाँ पर दूध रख दिया है क्योंकि कफ ज्यादा इसमें होगा नहीं, होता वो इसलिए नहीं है क्योंकि अमृत की संप्राप्ति इसमें होती। थोड़ा सा और रह गया, उसको करने के बाद फिर मैं इसको करता हूँ, क्योंकि आज 3-4 मिनट जो है, 7 मिनट लगभग लेट भी शुरू कर पाए थे। रक्तपित्त किसी मार्ग से, चाहे वो त्रिय गति में हो, चाहे वो अधोगति हो, चाहे वो अर्थ में हो, चाहे वो बवंडर में हो, चाहे हमारा वो छत छीण में हो, उर छत में हो। उर छत की तो बहुत बड़ी व्याख्या है, और पढ़ के छोड़ देते हैं उर छत होता क्या है। और जबकि उर छत को हम देखें तो एक बहुत बड़ी व्याख्या है। जब उर छत का मैं बताऊंगा आपको कि उर छत की ऐसे, हालांकि मैंने अपनी जूम पर भी अभी नहीं बताया है, वहां मेरी जोर चिकित्सा इसके बाद शुरू होगी, और हो सकता है मैं कल परसों से जोर चिकित्सा शुरू कर दूं, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूँ। तो अब मैं जो है
और ज्वर को इस कदर बताएंगे आपको, और 3-4 डिजीज ऐसी जोड़ेंगे उसको कि आपको फिर समझ में नहीं आएगा, मतलब फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पर हम चिकित्सा संतत जोड़ की करें, यहाँ पर बिडाल की मतलब कहना चाहिए, जो आजकल जो महामारी के रूप में चल रहा है, हर किसी को एक ही है, बोले जी टाइफाइड टाइफाइड, अरे क्या तमाशा है। तो उसको हम किस ऐसे डिजीज से जोड़ें ले जाके जो उसके शरीर में मौजूद है, और जब तक हम उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे आपका किसी भी हाल में टाइफाइड ठीक नहीं होगा। तो मैं जो 2-4 दिन में जो है उसको शुरू करूंगा, और लगभग वो मेरा 2.5 महीने का सेशन होगा पूरा ज्वर का। और क्योंकि उस ज्वर को 2.5 महीने के सेशन को लेके, और फिर मैं 4 चीजों को मतलब 4 चैप्टर सर से हटा के एक साथ आपको कंटिन्यू करके बताऊंगा। और जैसे मैंने अम्ल पित्त को लिया था तो संधिवात तक पहुंचा था ले जाके कि अम्ल पित्त में संधिवात होता है। रक्तपित्त किसी भी मार्ग से हो, चाहे वो अम्ल पित्त के द्वारा हो, चाहे वो पित्तज ग्रहणी के द्वारा हो, चाहे वो सुरूरजा हो किसी प्रकार की, चाहे पैतृक भ्रम हो, चाहे इन सभी में ये जो योग होता है, जो मैंने बताया है, ये योग होता है वो सक्षम ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से संप्राप्ति भंग करने में अपने में ताकत रखता है कि पूर्ण रूप से संप्राप्ति भंग कर दी जाए। यहाँ तक कि मेरे अनुभव से हेपेटाइटिस सी एंड बी, ये मेरा अनुभव नहीं है बल्कि मेरे ठीक की वो मरीज है जो आज की स्थिति में मेरे लिए वो प्रमाणिक है। और वो हेपेटाइटिस सी के मरीज 2-4 नहीं है कि 2 को दे दिया, 4 को दे दिया, फायदा हो गया, इतना तो वैसे भी हो जाता है। मैं तो सौों की बात करता हूँ कि 100 मरीज को मैंने दिया है और हेपेटाइटिस सी उनका बिल्कुल एकदम नेगेटिव हुआ है, एंड डेट फाइनल मरीज जो है बिल्कुल एकदम खुश है, और एक दूसरे को भेज के आयुर्वेद की चिकित्सा हमेशा मरीज से मरीज, मरीज टू मरीज से चलती है। कोई प्रचार प्रसार आप कितना भी कर लीजिए, आपके पास कोई आने वाला है, कितने ही बड़े बोर्ड लगा लो, मतलब ही नहीं है। जब आपका पेशेंट ठीक होगा तो फिर एक के बाद एक सीरीज लगती चलती चली जाती है। अम्ल पित्त में से औपित्तिकर और शतावरी तथा मुलेठी के साथ में देते हैं। किसको? ये वाला जो होता है अम्ल पित्त में, इसे औपित्तिकर, शतावरी तथा मुलेठी के साथ में देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 चीजें बताई। अम्ल पित्त में आप अपित्तकर के चूर्ण में दे दें, शतावरी आपने दे ही रखी है, और साथ में मुलेठी। अगर किसी को अधोगति पित्तज अम्ल मतलब वो हो रहा है, पित्तज ग्रहणी टाइप में है, विहम है, तब आप उसको मुलेठी के साथ में भी दे सकते हैं। हाँ सर, 2 वाला फार्मूला रह गया है। कोमल शर्मा जी लिख लीजिए एक बार। सब लोगों अगर किसी का रह भी गया है तो आप फिर दोबारा से भी लिख सकते हैं। लिखिए जरा, थोड़ी सी वो रखिएगा। मुक्ता पिष्टी, त्रिवाल पिष्टी। मुक्ता पिष्टी की जो मात्रा लेंगे 1 ग्राम लेंगे, त्रिवाल पिष्टी की मात्रा लेंगे 10 ग्राम लेंगे, मुक्ता सुक्ति पिष्टी की मात्रा 10 ग्राम लेंगे, कपर्दक भस्म की मात्रा 10 ग्राम लेंगे, शंख भस्म की मात्रा 10 ग्राम लेंगे, स्वर्ण गैरिक, शुद्ध स्वर्ण गैरिक गेरू, उसकी मात्रा 10 ग्राम लेंगे, और सत्य की मात्रा भी 10 ग्राम लेंगे, और सबको इनको मिला देंगे। और मिलाने के बाद फिर उसको 250 mg सुबह शाम आप उसको मतलब कहना चाहिए दूध के साथ में या फिर मिश्री के साथ में उसको दे दें। अगर पित्तज भ्रम है तब इसको आप मुलेठी के साथ में दे दें। अगर अम्ल पित्त है तब इसको अम्ल पित्त के अपित्त कर चूर्ण के साथ में दे दें। और अगर शतावरी आपने दे ही रखा है, और अगर कहीं लग रहा है कि आपको ये सब कुछ ठीक है, तो फिर आप कोई हो, आप दूध के साथ में या सितोपिला के साथ में दे सकते हैं। यदि अम्ल पित्त के एसटीएन है और रक्त दुष्टि के कारण रक्त कम है, यहाँ पर देखो एक कंडीशन है, सब चीज को एक ऐसी चीजें मैंने लिखी हैं जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत मतलब कहना चाहिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, तो मैं तो कहूंगा ही, क्योंकि मैं इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मरीज को ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि ये संप्राप्ति यहाँ से मुझे तोड़नी है। लेकिन आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, तो आप उसको सुनिएगा। यही वीडियो मैं यूट्यूब पर लोड कर दूंगा इसको, और फेसबुक पर तो मेरी जनरल पर रहेगा ही, लेकिन ये यूट्यूब में जितने भी शुक्रवार की वीडियो हैं ये सब जो है यूट्यूब पर ही जा रहे हैं, और यूट्यूब पर जो है आप लोग उसको देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा। यदि अम्ल पित्त के कारण अगर आपको एसटीएन हो रहा है, एक चीज मैं बता देता हूँ, जब हम पहले विद्वानों की बात को लेके और अपनी खुद की समीक्षा को करके जब क्या है कि हाइपरटेंशन कोई रोग नहीं है, केवल क्या है, केवल क्या है, अम्ल पित्त ही है। तो हम अगर अम्ल पित्त को निगाह में रखेंगे और उसका ट्रीटमेंट देंगे, आप यकीन करो ना का तो मतलब ही नहीं है कि पेशेंट आपसे आके ये कह दे
कि मेरे को पैंक्रियाटिस थी, अब मैं ठीक स्थिति में हूं, यही कहेगा आप। एक नहीं, 1,00,000% कॉन्फिडेंटली चिकित्सा करो, कॉन्फिडेंटली अपना अर्थ का अर्निंग करो, कॉन्फिडेंटली आप अपने क्लिनिक चलाओ और सीना तान के रोड पे चलो। और जो भी हमारे अन्य तरह के चिकित्सक हैं, कुछ नहीं, हम अपनी पैथी में मास्टर हैं और अपनी पैथी में मास्टर हैं। हमको मत दिखाना तर्क, ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाओ। यही मेरी कामना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा आयुर्वेद का जो डॉक्टर है, किसी के सामने ये नहीं कहे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बड़ा दुख होता है कि हम लोग जो है ना, वो यहाँ तक ऐसे ऐसे करते करते चले जाते हैं। क्यों भाई, तुम तो हमसे मुंह सीधे मुंह से बात नहीं कर रहे हो और हम तुम्हें ऐसे ऐसे करते चले आए। ठीक है, हमारी इंसानियत है, हमारा अपना छोटापन। छोटापन का मतलब उम्र में छोटे, पैथी के हिसाब से छोटे नहीं है। आप इज्जत इतनी करिएगा कि अपने को इतना ऊंचा उठा दीजिएगा, जो सामने वाला है वो खुद आपको ये कहे कि या तो ये पागल है या फिर ये आयुर्वेद का है। ये भी ध्यान रखना, इससे पैरासीटामोल की स्पिन पूछ मत लेना, वरना ये उल्टा ही जवाब देगा। इतना अपने अपने लिए बुलंद करो। और मेरा तो यही सिद्धांत है, और मैं यही सबको चाहता हूँ कि मेरे आयुर्वेद की बैत इस काबिल हो जाए कि ये जो बड़ी पिटाटना झेलनी पड़ती है ना, सोचते हैं इनसिक्योरियर इन्फीरियरिटी है, वो निकल जाए। और वो जब निकलेगी, तब हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे, और हम फिर किसी से वो। तो यही आप करिएगा, कोशिश करिए। कोशिश करने में, क्योंकि मेरे जैसा अगर आपको मिल गया है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आपको बहुत बड़ा प्रमोशन तो दे सकता हूँ, प्रमोशन तो इसका आप जो मर्जी हो, आप मुझसे जितनी है खाल खींचना चाहो खींच लो, पढ़ लो, लिख लो, जो कुछ है मेरे पास कर ले लो। करने को बिल्कुल हेजिटेशन हो करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास एक एक पेशेंट आ गया कि ब्लड प्रेशर तो है ही है, साथ में रक्त भी कम है, अब हम क्या करें। अब हम चक्कर में ये देख रहे हैं कि मैं करूं क्या, इसका ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो रहा है और क्या नाम है, रक्त भी कम हो रहा है, तो सप्तामृत लोहो के समान वो तो हम देंगे ही देंगे। हाँ जी। तो सप्तामृत लोहो के समान प्रसिद्ध धात्री लोहो को आंवला सोरस के साथ में, इस इस जो ऊपर वाला योग है, इसका प्रयोग आप करा दें। इसी के साथ हमारा जूम इंटरव्यू सेशन 8:30 बजे शुरू होगा। किसी को, हमारे फेसबुक पर देख रहे सभी व्यक्तियों को मेरा फिर से एक बार प्रणाम है। अगर आप लोग जूम इंटरव्यू सेशन से जुड़ना चाहते हैं, जूम पर सीधे सीधे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप वहाँ पर कुछ किस दूसरे को अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, आप सिखाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप जूम पर आइएगा। मेरा नंबर है 9927753780। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कर दें, व्हाट्सअप उस लिख दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा और आपको जूम लिंक मिल जाएगा। और आपको फिर मेरा आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट का पेज भी मिल जाएगा, जिसमें लगभग 240 वीडियो आपको वह मिलेंगे। और फिर वहां पर आप सुनिएगा। और मैं सभी से ये चाहूंगा कि आप लोग 8:30 बजे हम फिर मिलेंगे। अगला जो मैं आपको आज बता देता हूँ, अब हम आगे शुरू करेंगे पित्त के दुर्वृत्त गुण की व्याख्या, पित्त के सरत्व गुण की व्याख्या, और पित्त के ईशत स्नेह की एवं स्निग्धता की जो व्याख्या करेंगे। उसके साथ एक डिजीज जो बहुत ज्यादा मतलब मारामारी चल रही है, हाइपोथायराइडिज्म की संक्षिप्त संप्राप्ति, उसको लेके हम अगले शुक्रवार को मैं प्रेजेंट होऊंगा 5:30 बजे। इसी समय आप लोग समय से जुड़िएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। 8:30 बजे जूम इंटरेक्टिव सेशन में दोबारा से मिलेंगे। प्रणाम सभी को। और मेरे साथ मेरे अपने ग्रुप के सभी वैद्यों को जो जुड़े हुए हैं, मैं एक बार हमारी अनीता शर्मा जी, कौशिक जी नमस्कार, जितेंद्र जी नमस्कार, लवजीत जी नमस्कार, सविता कोडली जी नमस्कार, क्षितिज मित्तल जी नमस्कार, अरिजीत जी नमस्कार, हमारी बड़ी बहन अनीता वशिष्ठ जी नमस्कार, जितेंद्र मकराना नमस्कार जी, लवजीत जी नमस्कार, पवन शर्मा जी नमस्कार, वैशाली जी नमस्कार, राम प्रताप पांडे चौधरी डॉक्टर साहब नमस्कार, गुरप्रीत जी नमस्कार,
राम अवतार जी नमस्कार। राम अवतार जी से थोड़ी सी शिकायत है कि या तो व्यस्तता के कारण या फिर जो है किसी कारण जो है जूम पर नहीं आ पा रहे हैं। काम तो अच्छा कर रहे हैं, बात भी होती रहती है। गंगा प्रकाश जी नमस्कार। डॉक्टर ज्ञानेंद्र कोहली जी आपको नमस्कार। अनुज तिवारी जी नमस्कार। सुभाष भावना जी नमस्कार। पूजा अगला जी नमस्कार। भारती देश पांडे जी नमस्कार। वंदना बिश्नोई जी नमस्कार। विमला बिश्नोई जी नमस्कार। पूनम अ, ये पंचधना नमस्कार। उपमा जी नमस्कार। संगीता कुशवाहा जी नमस्कार। अजय प्रजापति जी नमस्कार। डॉक्टर संगीता कुशवाहा नमस्कार। शुभा मिश्रा जी नमस्कार। स्ट्रेंथ फिजियो, ये हम किसी डॉक्टर साहब का अपना लोगो है। और नमस्कार। डॉक्टर योगेंद्र कुमार नमस्कार। आलोक शर्मा जी नमस्कार। नाराज चल रहे हैं इस काल आजकल। चलो खैर कोई बात नहीं है। अब यहाँ मैं तेरी हो गया है, मना लूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। शुभा मिश्रा जी नमस्कार। हमारी बड़ी बहन और वरिष्ठ एनआईए में प्रोफेसर हैं डॉक्टर कामनी जीवान जी नमस्कार। प्रणाम मैडम। रितमा जी नमस्कार। नरेंद्र गोयल जी नमस्कार। पवन कुमार जी नमस्कार। गुरप्रीत कौर जी मैं नमस्कार। वैशाल विकास अवस्थी जी नमस्कार। निधि अरोड़ा जी नमस्कार। वैद नीतीश यादव जी नमस्कार। शलानी जी ओमकार तेलंगा नमस्कार। शालिनी जी ओमकार नमस्कार। अ, शहरिया सराफ नमस्कार जी। अ, कमल शर्मा जी नमस्कार। हिमांशु अनेजा जी नमस्कार। विजय जी नमस्कार। कटारिया जी नमस्कार। अ, दिलीप सोलंकी जी नमस्कार। प्रियंका जी नमस्कार। कमल शर्मा जी नमस्कार। मदन जाटव जी नमस्कार। वैशाली जी नमस्कार। वैशाली नागदू नमस्कार। वैशाली ठीक है। सिकेश मिस्टर जी नमस्कार। अरविंद कुमार यादव नमस्कार। अरविंद कुमार यादव जी नमस्कार। पूनम जी नमस्कार। वैद नीतीश यादव जी नमस्कार। तो जितना आपसे किया है सब कोई नहीं कर सकता। थैंक यू। हम हमारे सभी एबीसी फाउंडेशन के हमारे वैद्य हैं और फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं सभी का उनका भी प्रणाम करता हूँ। और 8:30 बजे मैं आपको फिर जूम इंटरेक्टिव सेशन में हम लोगों की सबका की मुलाकात होगी। तब तक खाना वाना खाइए, थोड़ा स्टडी करिए और थोड़ा एंजॉय भी करिए। धन्यवाद। प्रणाम। कोटि कोटि नमस्कार।